आज दिनांक 7 जून 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी। प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 1 चल रहा है हमारा लेसन जीवन की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ लाइफ, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो हमारा रहा है वो एसेंट ऑफ सैप रहा। इसी के आगे इसी से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा एक टॉपिक है, उसका नाम है मुंच हाइपोथेसिस फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम। अभी तक हमारी बात चल रही थी जाइलम की कि जाइलम किस प्रकार जाइलम सेल्स वाटर को एसेंट ऑफ सैप के प्रोसेस के द्वारा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, मतलब रसारोहण क्रिया के द्वारा जल ऊपर की ओर चढ़ता है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। तो ये जो क्रिया हो रही थी, ये आपने जाना कि असंजन बल के कारण जो है जल के अणुओं और जो जाइलम सेल्स की भित्ति है उनके अणुओं के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न हुआ और एक दाब लगा, स्फीति दाब था और रूट प्रेशर था यानी मूल दाब था। तो सब लगने के कारण ऐसा जल ऊपर चढ़ा। तो अब इसके आगे की प्रक्रिया ये है कि फ्लोएम का क्या मतलब रोल है, कि फ्लोएम क्या करता है। फ्लोएम पौधों में जो हरी पत्तियां हैं उनमें बना हुआ जो फूड है उसको फ्लोएम सेल्स के माध्यम से पौधे के जड़ तक, अर्थात सभी भागों में जड़ तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम सेल्स का होता है। अब ये फ्लोएम सेल्स कैसे कार्य करती हैं, इसको हम एक प्रक्रिया के द्वारा समझा सकते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक थे मुंच, उन्होंने इसको भली भांति बहुत अच्छी तरीके से एक डायग्रामेटिक रूप से पूरा एक्सपेरिमेंट करके फिर बताया था। तो वही एक्सपेरिमेंट आज है जो आपके सामने प्रस्तुत है चित्र के माध्यम से। ए मॉडल डिमॉन्स्ट्रेशन या डिमॉन्स्ट्रेटिंग द मुंच हाइपोथेसिस या मुंच मास फ्लो हाइपोथेसिस, यानी किस प्रकार से जो फूड का जो स्थानांतरण यानी कि या फिर ट्रांसलोकेशन है कैसे होता है जानते हैं। चलिए देखिए, खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के संदर्भ में प्रस्तुत की गई परिकल्पनाओं में मुंच परिकल्पना जो है सर्वमान्य है सबसे ज़्यादा। इसके अनुसार यह क्रिया अधिक सांद्रण वाले स्थानों से कम सांद्रण वाले स्थानों की ओर होती है। मतलब जहाँ सांद्रता ज़्यादा है वहाँ से स्टार्ट होकर और जहाँ पे कम है सांद्रता उधर की तरफ जाएगी। समझ गए? मतलब जैसे कि जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कम है उधर की तरफ जाना है प्रोसेस को। देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस है इसमें दिखाया जा रहा है कि दो परासरणदर्शी यानी कि जो हमारे जो ग्लास हैं यानी बीकर्स हैं वो लेते हैं, ए और बी लिए जाते हैं। ये फ्लास्क हैं, देखिए एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक फ्लास्क, दूसरा फ्लास्क ये है। तो ये इस प्रकार से ए और बी फ्लास्क लेते हैं। परासरणदर्शी बनाने के लिए नली के सिरे पर अंडे की झिल्ली या कोई अर्धपारगम्य झिल्ली बांधी जाती है। अब अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों? क्योंकि वो कुछ अणुओं को भीतर आने देती है, चयनात्मक यानी सेलेक्टिव होती है, कुछ ऐसे अणुओं को अंदर आने देती है। दोनों परासरणियों को एक नली सी से जोड़ा जाता है। तो ऊपर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये जो नली देख रहे हो आप, ये सी है, ठीक है, सी से जोड़ा जाता है। परासरणदर्शी ए को सांद्र यानी कंसंट्रेट शुगर सोल्यूशन तथा बी को सादे जल से भरा जाता है। अब आप देखिए समझिए, ये जो हमारा ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसमें क्या होगा, शुगर सोल्यूशन होगा। देखिए लिखा हुआ कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें ओनली केवल क्या है, वाटर, ठीक है, केवल वाटर, वो भी सादा जल, ठीक है, ज़्यादा बोले तो भरा जाता है तथा दोनों को जल से भरे पात्र में रखा जाता है। मतलब दोनों जो हमारे बीकर हैं, दोनों को जो नली से जुड़े हुए हैं, दोनों को कहाँ रखा जाता है, एक जल से भरे हुए पात्र में रखा जाता है। जो दो पात्र हैं जिनमें भी क्या है, बीच में जो है जोड़ है, यहाँ पे आप देख रहे हो दो अलग अलग पात्र हैं 1 और 2, ठीक है। इसमें ये दोनों जुड़े हुए हैं क्योंकि पानी जो है ना लगातार फ्लो उनका बना रहा है पानी का, इसलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं
इन पात्रों को भी एक छोटी सी नली के द्वारा जोड़ा जाता है, जो मैं आपको दिखाई अभी। ए में अत्यधिक परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण अत्यधिक स्फीति दाब पैदा होगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप, जब ज़्यादा ए जो है हमारा, इसमें क्या है, इसमें शुगर सोल्यूशन है, तो इसमें क्या होगा, इसका भित्ति दाब बढ़ेगा। जो भित्ति दाब बढ़ेगा तब क्या होगा कि ए का विलयन आविरल धार के रूप में मास फ्लो बी की ओर प्रवाहित होगा। मास फ्लो के रूप में बी की तरफ प्रवाहित होगा। जब प्रवाहित होगा तब यह प्रवाह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों परासरणदर्शियों में शर्करा की सांद्रता बराबर ना हो जाए। मतलब कहने का ये है, यानी यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, और क्योंकि जो जल है, मैंने आपको बहुत पहले प्रोसेस बताया था कि जल क्या होगा, जल कम ज़्यादा से कम की ओर जाता है। तो जल क्या होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल जल नहीं है अंदर की तरफ, तो जल अंदर घुसेगा। जब अंदर घुसना चाहेगा, जगह नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, एक फ्लो उत्पन्न होगा, ये स्फीति दाब होगा। ठीक है, परासरणी दाब होगा। ये बाहर से अंदर की तरफ परासरण दाब लग रहा है, अंदर की तरफ क्या लग रहा है, स्फीति दाब लग रहा है। तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा यहाँ से, और ये यहाँ से मूव करेगा। जैसे ही यहाँ मूव करेगा तो यहाँ स्पेस बनेगा। स्पेस बनेगा तो क्या होगा, तो ये वाटर अंदर की तरफ आएगा। समझ में आ रहा है, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो और जब कब तक होता रहेगा ये प्रोसेस, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों, यानी कि ए और बी दोनों में शुगर सॉल्यूशन बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ गए, ऐसे ही अभी बताएंगे इसको आपको हम। ठीक है, चलता रहेगा। क्लियर। अब उसके बाद बी में आने के बाद विलयन से जल पात्र में आएगा। जो जल है, जल क्या होगा, वो बाहर निकलेगा। क्योंकि जो है यहाँ पे ज़रूरत है, ए वाले में ज़रूरत है, जल इधर की तरफ भागेगा, और ऊपर से शुगर सोल्यूशन आ रहा है, तथा ए में पात्र से जल प्रवेश करता रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। मैंने बताया आपको, परासरणी दाब इधर की तरफ, जल इधर ज़्यादा है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ जो कंसनट्रेशन बराबर ना हो जाए। यदि ए में शर्करा की मात्रा को कम ना होने दिया जाए, मतलब ऊपर से लगातार, देखिए ये ऊपर से यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि हम लगातार शुगर सोल्यूशन डालते रहें, तो क्या होगा, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा इतने ही जल में। मतलब जितना भी जल है, उस जल में, उपस्थित जल में, जितना भी हमने लिया हुआ है निश्चित जल में, चलता रहेगा जब तक जल उपलब्ध है और ये शुगर सोल्यूशन उपलब्ध रहेगा, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तथा बी में आई हुई शर्करा को हटाया जाता रहे, मतलब यहाँ से हम शर्करा निकालते रहें और ये चलाते रहें, तो क्या शुगर यहाँ डालते रहें, तो क्या होगा, तो यह क्रिया तीव्र गति से चलती रहेगी। इस प्रयोग को पत्तियों की कोशिकाओं की संरचना के संदर्भ में इस प्रकार समझा जा सकता है कि जो परासरण दर्शी, अब देखिए समझिए, परासरण दर्शी ए पत्तियों की जो मीजाफुल कोशिकाएं होती हैं उनकी तरह कार्य करता है, यानी कि जहाँ पे फूड बन रहा है। क्लियर, जहाँ शर्कराओं का निर्माण, शुगर का निर्माण हो रहा है। क्लियर, ग्रीन लीफ में जो मीजोफिल सेल्स हैं वहाँ पे फूड बनता है। ठीक है, तथा यहाँ का परासरण दाब बढ़ता रहता है। बी पौधे के उन भागों की तरह है जहाँ शर्कराओं को, यानी शुगर्स को, या तो उपयोग में लाया जाता है या आगुलनशील अवस्था में बदल कर संचित कर लिया जाता है। जैसे कि ये जो भाग हमारा बी है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे फूड को सिक्योर करा जाता है या उसको उपयोग में लाया जाता है, जैसे जड़ें हैं या तने हैं, जो भी है। इसके अतिरिक्त जो नली सी है, सी मैंने कहा बताया था, ये बताया था आपको, जो नली सी है, चाहे चाली नलिकाओं तथा पात्र, क्या ये जो पात्र है आपका, ये क्या है, ये सॉरी ये नहीं है, मैं एक मिनट काट दूँ। जो पात्र है वो क्या है, ये जो पात्र आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जाइलम की तरह कार्य करते हैं। पात्र यानी कि पात्र जो है वो एज लाइक जाइलम कार्य करता है। क्लियर। तो इस प्रकार मुंच के सिद्धांतानुसार जल में घुले भोज्य पदार्थों की एक अविरल धारा या धार मात्रा या दाब प्रवाह के रूप में फ्लोएम में प्रवाहित होती रहती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी हाइपोथेसिस बहुत ही अच्छी थी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बहुत अच्छी प्रोसेस है, और ये बहुत आसान भी थी आपको समझाने के लिए। बहुत अच्छा समझाया मैंने आपको कि परासरणी दाब के कारण भित्ति दाब उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन अधिक से कम की ओर गई, और वाटर की क्या हुआ, वाटर अधिक से कम की ओर गया। वही सेम पोजीशन है, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक दोनों जगह कंसंट्रेशन बराबर ना हो गई।
चलिए दोस्तों, अब इस प्यारे बच्चों, अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बहुत अच्छा प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि जब पौधों में जो जड़ें हैं जल का अवशोषण करती हैं और जल जो है सरोवरण क्रिया के यानी बाष्पोत्सर्जन सरोवरण क्रिया के द्वारा ऊपर चढ़ता है। चढ़ के जब एक ये जो जल है आने के बाद कुछ लवणों को लेके आता है, कुछ खनिज लवणों को लेके आता है। उनका अवशोषण होने के बाद फिर उस जल का होता क्या है? कभी आपने गौर किया है कि आपने जो जल डाला है गमले में, वो सारा जल क्या पौधे के पास है, या वो सोख लिया जाता है और फिर उसके बाद उसका कुछ होता है? तो मैं बेटा बता दूँ आपको पता भी होगा आंसर कि सर उसमें से जल बाहर निकल जाता है। तो कहाँ निकल जाता है? वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्यों निकल जाता है? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के द्वारा पौधे अपने जल को बाहर की ओर जो है क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के द्वारा जल को बाहर निकालते हैं, जिससे पौधे की पत्तियों में क्या होता है, एक निश्चित ताप बना रहता है। देखिए, मूल रोमों द्वारा यानी कि जो राइजोम्स है, यहाँ दिखाई दे रहे होंगे नीचे आपको, रूट्स हैं, पौधे जमीन से बहुत अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। जल की कुछ ही मात्रा पौधे के उपयोग में आती है। अनुमान है कि अवशोषित जल का 90 यानी का लगभग 98% भाग पौधे के वायवीय भागों यानी जो पत्तियां हैं या तने, जो ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन तने हैं, ठीक है, ग्रीन स्टेम्स हैं, से वाष्प के रूप में वायुमंडल में आ जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि पौधे के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में, जल का वाष्प के रूप में बाहर की ओर निकलना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, अर्थात ट्रांसपायरेशन कहलाता है। समझ गए? अब हम आपको अगर कहें कि इसको हम किस प्रकार से समझा सकते हैं, तो प्यारे बच्चों, इसका एक बहुत अच्छा सा सरल सा उपाय है। देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसको हम किस प्रकार से इस प्रयोग को समझ सकते हैं? देखिए, इसको हमें क्या करना है, 2 कांच के बेल जाल लेने हैं, एक गमले में लगा स्वस्थ पौधा लेना है, रनिंग जो प्लांट है, वैसलीन लेनी है, कांच की 2 बड़ी प्लेटें लेनी है, पॉलीथीन की 1 शीट लेनी है। अब करना क्या है, हमें गमले में पानी डालकर पौधे को अच्छी तरह सींच लें। गमले व इसकी मिट्टी को पॉलीथीन शीट से अच्छी तरीके से ढक दें। जो गमला आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गमले को कांच की प्लेट पर रखकर उसको एक बेलजार से ढक देते हैं। ये बेलजार आपने देख रहे होंगे, वो लिखा हुआ है, उस पर ढक दिया। बेलजार के मुख पर ग्रीस या वैसलीन लगाकर कांच की प्लेट पर इस प्रकार रखा जाता है कि यह एयर टाइट हो जाए, मतलब इसमें से कहीं से भी हवा अंदर ना आने पाए। ठीक है, इस उपकरण को धूप में रख देते हैं। ये पूरा जो उपकरण है उसको धूप में रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका जो है कंट्रोल apparatus क्या क्या है इसके, उपयुक्त उपकरण को बिना पौधे के प्रयोग उपकरण के साथ रख देते हैं। 2 घंटे बाद, यानी कि आप देखिए, मैंने जो दूसरा जार बोला था उसका क्या करना है, मतलब एक खाली जार, उसमें बिना कोई गमले के जो है आप उसको रख दीजिए। 2 घंटे बाद दोनों उपकरणों को देखने से पता चलता है कि उपकरण ए में, जिसमें आपने पौधा लगाया हुआ है, बेल जार के अंदर जल की बूंदें एकत्रित हो गई। ऊपर साइड में वाटर ड्रॉप्स हैं। नियंत्रक उपकरण के यानी जो सिंपल जो हमारा एक हमने रखा था कि बेल जार में पानी की बूंदें नहीं है। निष्कर्ष है, उपयुक्त प्रयोग से सिद्ध होता है कि पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्पीकरण होता है, मतलब वाटर जो है क्या हुआ, ट्रांसपायरेशन के द्वारा बाहर की ओर निकल गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये क्लियर होता है हमें।
तो आज का बेटा आज हमारा इतना ही प्रोसेस है, ठीक है। इसको आप लोग डिटेल से स्टडी किए, आप लोगों ने इसको समझिएगा, इसको कॉपी में लिखिएगा, इसको नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।